लखनऊ का मंत्रिमंडल विस्तार क्या दिल्ली में जीतने वाली पार्टी के समीकरणों को दुरुस्त करता है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट जी और अनुपम मिश्र मौजूद हैं। साथ में हमारे बीजेपी को लंबे अरसे से कवर करने वाले, उसकी अंदर की खबर लाने वाले अविनाश हमारे साथ हैं। अविनाश, क्या ये बात मान सकते हैं कि राजभर का जब आपसे बातचीत हो रही थी, फिर आपने वो दुख भी प्रकट उनका जो कैमरे के सामने हुआ कि वो होली भी नहीं मनाएंगे, आपको लगता है कि ये कोई चुनौती के तौर पर दे रहे थे, या उनको लग रहा था कि भाई अब मंत्री बना दो, हमने बहुत दिन इंतजार कर लिया, चुनाव आ गया है? लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये इसका जो टिकट जो वितरण होंगे एमपी कि जो लोकसभा की जो लिस्ट आनी है उसमें भी इसका असर दिखेगा इस मंत्रिमंडल विस्तार का? धीरेन्द्र जी, देखिए, जहां तक सवाल ओम प्रकाश राजभर का है तो ये सच है कि ओम प्रकाश राजभर को बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी से वो अलग होकर भाजपा के साथ आए थे तब वो खुलकर बोलते थे कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूँ। बातें चलती गई, लेकिन चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, कई बार उनकी नाराजगी उनके शब्दों में देखी भी गई। 2 दिन पहले उनसे बातचीत हुई तो हालांकि उनका ये कहना था कि जो राजभरों का राजपाट था वो होली के दिन चला गया था, तो इसलिए वो होली बहुत सालों से नहीं मनाते हैं। लेकिन हाँ, अंदर से थोड़े से दुखी नजर आते थे। हालांकि देखिए, अभी विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन रविवार तक विस्तार की प्रबल संभावना है। चूंकि आज जो मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की, माना जा रहा है कि उस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों की सूची सौंप दी है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को। देखिए, जो 4 नाम है देखा जाए तो दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर, चूंकि ये 2 नाम इसमें इसलिए प्रमुख हैं क्योंकि ये दोनों नेता पूर्वांचल से आते हैं। एक राजभर समाज से आते हैं, दारा सिंह चौहान समाज से आते हैं, नुनिया, जिसका प्रभाव कई जिलों में पूर्वांचल में माना जाता है, खासतौर पर मऊ की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, और न सिर्फ पूर्वांचल का जो बनारस का बेल्ट है बल्कि गोरखपुर बेल्ट में भी ये दोनों जातियां काफी प्रभाव रखती हैं। तो देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि राजभर को तो मंत्री बनाना ही था, हाँ विलंब जरूर हुआ, लेकिन इसके जरिए बीजेपी ने एक मैसेज दिया है। और देखिए, बीजेपी बहुत ही सधी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। चाहे हम सहयोगियों को साथ लेकर चलने की बात करें या फिर एक जातीय गठजोड़ जो पूरे यूपी में बहुत ही बैलेंस्ड दिख रहा है इस वक्त, चाहे पश्चिमी यूपी की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, सेंट्रल यूपी की बात करें या फिर बुंदेलखंड की बात करें, खास तौर पर जो अति पिछड़ी जातियां हैं धीरेन्द्र जी, उसको किस तरीके से साधा जाए, इस वक्त बीजेपी सबसे ज्यादा उस पर फोकस कर रही है। और आपने, जैसा कि वीरेंद्र भट्ट जी ने भी कहा, कि राज्यसभा के चुनाव में उसकी एक बहुत ही बड़ी झलक देखने को मिली। अमरपाल मौर्य और संगीता बलवंत बिंद 2 बेहतरीन इसके एग्जाम्पल हैं। अमरपाल मौर्य जो ऊंचाहार से मनोज पांडे से चुनाव हार गए थे, संगीता बलवंत बिंद जो योगी 1.0 में मंत्री रही थी, लेकिन गाजीपुर में, चूंकि इस बार गाजीपुर से एक तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बीते विधानसभा चुनाव में सभी जो 6 सीटें थी गाजीपुर की वो हार गई बीजेपी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को सबसे उच्च सदन में भेजा। और इसको भेजने के पीछे देखिए एक बड़ा मैसेज है। बीजेपी ने मैसेज दिया कि बिंद समाज की महिला, पहली बार आजादी के बाद से लेकर अब तक बिंद समाज की किसी महिला को राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिंद समाज को भेजा। और इसके जरिए एक मैसेज, एक पॉलिटिकल मैसेज जो आने वाले समय में कह सकते हैं कि उस जाति में बीजेपी की जो पैठ है उसको और मजबूत करने का काम करेगी। मौर्य एक महत्वपूर्ण जाति है उत्तर प्रदेश की, और ना सिर्फ देखिए उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार में भी इसका, मौर्य जिसको हम कोयरी बोलते हैं, एक अच्छा खासा प्रभाव देखा जाता है। तो इसका देखिए एक जो कह सकते हैं कि प्रभाव ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिलेगा, बल्कि जो पड़ोसी राज्य है, खासतौर पर बिहार की बात करें, तो वहां भी इन जातियों में एक मैसेज गया है कि हमारे समाज से आने वाले एक नेता को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा, वो नेता जो पिछला चुनाव हार गया था विधानसभा। तो इसके जरिए देखिए बीजेपी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है और एक बड़ा मैसेज है। और इसकी झलक देखिए आने वाला, चूंकि आज संभावित है कि पहली लिस्ट जारी होगी, हालांकि सूचना है कि इसको 1-2 दिनों के लिए संभवतः टाल दिया गया है। तो इसकी झलक जब बीजेपी टिकट का वितरण करेगी तो उसमें भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए, चूंकि जो 80 सीटों का फॉर्मूला है उत्तर प्रदेश में, जो हम लोगों के पास जानकारी है, उस फॉर्मूले को तय कर लिया गया है, जिसमें बीजेपी 2 सीट आरएलडी को देने वाली है, 2 सीट अपना दल को देने वाली है, और एक सीट, चूंकि अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जानकारी आ रही है कि सिर्फ 1 सीट, चूंकि ओम प्रकाश राजभर खुद कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, और 1 सीट लोकसभा में बीजेपी उनकी पार्टी को देगी। संभवतः वो सीट गाजीपुर भी हो सकती है, वो सीट घोसी भी हो सकती है, क्योंकि इन्हीं दोनों सीटों की मांग ओम प्रकाश राजभर के द्वारा की जा रही है। जो चौथी सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी की, वो निषाद पार्टी है। चूंकि निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद के जो बेटे हैं वो मौजूदा
समय में संत कबीर नगर से सांसद हैं। हालांकि वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे पिछली बार 2019 में, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी वो सीट जो है पूरी तरीके से निषाद पार्टी को दे सकती है और निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव अपने कैंडिडेट यानी कि संजय निषाद अपने बेटे को लड़ा सकते हैं। तो देखिए ये जो तमाम रणनीति है बीजेपी की, जिस सधी हुई रणनीति से बीजेपी जी तो ये एक जी आने वाले समय में पूरा और कीजिए इसकी आप झलक बाकी। जाहिर सी बात है कि प्रत्याशियों के चयन पर भी देखने को मिलेगी। अनुपम जी, जो एक पूरा सोशल फैब्रिक है उसको जरूर साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि पिछले 20-30 सालों से जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है, जिस जातीय राजनीति के इर्द गिर्द घूम रही थी, बीजेपी ने उसको एक नए आयाम पे ले जाकर देखा। एक तो ये मेरा एक सवाल होगा। दूसरा, इसी सवाल का दूसरा हिस्सा ये भी है कि आपको जो लिस्ट आने वाली है उसमें क्या चौंकाने वाली चीजें आपको लग सकती है, जो दर्शकों को आपके हिसाब से जो आप सोचते हैं, जिस तरह अपने पॉलिटिकल नैरेटिव्स को आप पढ़ते हैं जी। तो शुरुआत आप उससे बताइए, जो सोशल फैब्रिक जिसका आप स्टडी करते हैं लंबे समय से, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से साधा था, बीजेपी उससे एक अलग काउंटर नैरेटिव देने में कामयाब हो रही है। देखिए पुनीत साहब, इसमें मैं भाजपा का क्रेडिट नहीं मानता हूँ। काशीराम ने जो एक आंदोलन शुरू किया था, उसमें पिछड़ों की ऐसी ऐसी जातियों को ढूंढकर जोड़ा था जिनका नाम हम राजनीति में कभी सुनते ही नहीं आए थे। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, जैसे आपने देखा सोनेलाल पटेल, जब उन्होंने देखा कि साहब काशीराम मायावती को प्रमोट कर रहे हैं, तो उन्होंने अलग हटके कुर्मियों के लिए एक छोटा सा, केवल खास कुर्मियों के लिए एक दल बना लिया। फिर धीरे धीरे आपने देखा कि इस तरह के छोटे छोटे दुकानदार उत्तर प्रदेश में बढ़ते चले गए। किसी ने कुर्मियों के लिए दल बना लिया, तो किसी ने केवट बना लिया, तो किसी ने चौहान के लिए, लोनिया के लिए बना लिया। अभी आप देखा संजय चौहान की जनवादी पार्टी, फिर आपने किसी ने राजभर के लिए बना लिया। तो ये छोटे छोटे दल लगातार बनते चले गए। हकीकत ये कि छोटे छोटे दल दोनों ही तरफ जुड़ते रहे हैं। आपने देखा कि अभी 2022 के चुनाव में ही इस तमाम दल आप अखिलेश यादव के साथ जुड़े हुए थे। उनका जो 32-33% वोट है, उसमें जयंत चौधरी का भी वोट था, उसमें राजभर का भी वोट था, उसमें जनवादी पार्टी का भी वोट था, तमाम वोट उसमें मौजूद थे। लेकिन वो अलग बात है कि धीरे धीरे उनको सबने छोड़ दिया। देखिए, इन सारे लोगों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर कोई सच में नजर आए हैं तो वो डेफिनेटली ओम प्रकाश राजभर हैं। मैं देखिए, मेरे पास आंकड़े हैं। 2017 में ओम प्रकाश राजभर यदि सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ती है विधानसभा चुनाव, गाजीपुर जैसी जगह पे भाजपा का जहाँ खाता नहीं खुलता, तो 7 में से 5 सीट दिलाते हैं। 2022 में यही ओम प्रकाश राजभर आपके खिलाफ हो जाते हैं और आप 7 में से 0 पे चले जाते हैं। 2014 में जब वो आपके साथ थे, तो आपके पास घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर आई। और जब वो 2019 में आपके खिलाफ जाते हैं, तो सारी सीटें आपके हाथ से निकल जाते हैं। आजमगढ़, गाजीपुर, अंबेडकर नगर में भाजपा को उन्होंने एकदम सिरे से उनका खाता ही नहीं खोलने दिया। इस बार आपने देखा 2022 में मऊ, बलिया, जौनपुर सभी जिलों में इनकी सीटें घट गई। सपा जो है पूर्वांचल में अपनी ताकत को दोगुना करने में सफल रही, क्योंकि उनके साथ ओम प्रकाश राजभर थे। तो ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी वर्थ साबित की है। लेकिन एक बार उनसे एक उनका राजनीतिक दांव पड़ा, जब वो मंत्री पद छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले गए, और तब से वो लगातार राजनीतिक बियाबान में है। उनका वो कदम उनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। और 2022 में भी उन ये सोचते हुए कि आ रहे हैं अखिलेश, उन्होंने बहुत ढेर सारा बड़बोलापन कर डाला। और बाद में उन्होंने कहा कि साहब वो तो जुमलेबाजी थी, उसको आप लोग सीरियसली मत लीजिए। लेकिन इसको चलते उनका काफी दिन मंत्री बन, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर को इन लोग अपने साथ लेंगे। इस ये जो मंत्री परिषद का विस्तार हो रहा है, इससे पहला नाम ओम प्रकाश राजभर का भी होगा, दारा सिंह। जब दारा सिंह का आप देख ले, लोनिया जाति की बात हो रही थी, अब लोनिया जाति की एक जनवादी पार्टी बना के संजय सिंह चौहान चला रहे हैं। अब संजय सिंह चौहान इस समय अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके पास फागू चौहान पहले से है, दारा सिंह चौहान को आपने वो बना दिया, एक आदमी गवर्नर हो गया, दूसरा मंत्री हो गया। तो एक ये है कि अगर किसी जाति का 2% भी वोट है तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। आप कुर्मियों का देख लें, 6% उत्तर प्रदेश में है। आपने देखा कि उसमें एक अपना दल कमेराबाद भी है और एक अपना दल सोनेलाल भी है। लेकिन अपना दल सोनेलाल जो आपके साथ है, आपके साथ बड़ा लंबा गठ। देखिए, गठबंधन बनाना एक बात होती है, गठबंधन चलाना दूसरी। एक भी पार्टी ऐसी नहीं जिससे अखिलेश यादव ने गठबंधन ना किया हो।
भाजपा छोड़ के सबसे गठबंधन हुआ और एक भी पार्टी ऐसी नहीं जिससे अखिलेश यादव का गठबंधन ना टूटा हो। लेकिन वहीं आप अगर अपना दल अनुप्रिया वाला देखें सोनेलाल, तो ये भाजपा के साथ 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। आप देखिए बहुत बड़ी बात है कि आपने 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनावों में आप साथ रहे, इसमें अपना दल उनको फायदा भी हुआ। आप देखिए 2 विधायकों की पार्टी आज 12 विधायक भी हो गई, पत्नी केंद्र में मंत्री है, पति राज्य में मंत्री है। अब वही सामने आपको उनकी बड़ी बहन पल्लवी पटेल नजर आती है, उनके साथ उनकी माँ भी है, अपना दल कमीरावादी। लेकिन अगर आप उनका पिछले चुनाव में रिजल्ट देखें तो वो मतलब आधे % से भी नीचे आप उनको नजर आते हैं। 6 कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए, सब लूज कर गए। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी लगातार खुद भी इनको बटोर ही नहीं रही है, इन छोटे छोटे दलों को, इनको स्ट्रांग भी कर रही है। अपना दल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि 4 चुनावों में 2 विधायकों की पार्टी 12 विधायकों पे आ गई है, 2 सांसद ले आई है। इस बार फिर उनको 2 सांसदों की गुंजाइश मिल रही है। हालांकि मांगा उन्होंने ज्यादा था, लेकिन 2 ही सांसद पे उनको सेटल होना पड़ेगा। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो इनकी सोशल इंजीनियरिंग है, और ये बड़े देखिए हर राज्य में आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी ने जितने उनके एलीज थे, जितने उनके सहयोगी दल थे, उनको या समाप्त किया, खत्म किया, अपने में विलय किया, या उनसे बात टूट गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने सहयोगी दलों को बढ़ाया है, अपना दल इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब मैं समझता हूँ कि उनकी ये सोशल इंजीनियरिंग फिलहाल समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ी हो गई थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आरएलडी का वो है, जो गठबंधन है, वो इस वक्त क्यों किया गया? क्या आपको लगता है कि उसका फायदा इस चुनाव में मिलने जा रहा है? क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा 2019 के चुनाव में जो वेस्टर्न यूपी में है, वहां बीजेपी उस तरह सफाया नहीं कर पाई थी जैसे 2014 में किया था। तो आपको लगता है कि इसके पीछे आरएलडी की ताकत है? देखिए 2017, 2019 और 2022 इन 3 चुनाव में आपने देख लिया कि सारे प्रयासों के बावजूद भी जाटों का जो वोटों का बड़ा प्रतिशत है वो भारतीय जनता पार्टी में गया। और अगर आपको ध्यान हो तो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जो स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव हैं, उन्होंने कहा था कि हमने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जो 1 साल किसानों का धरना किया, जो हमने आंदोलन किया, हमने तो पिच बनाई थी अखिलेश यादव के लिए, लेकिन वो बैटिंग नहीं कर पाए। ये तो साफ साफ कहा था योगेंद्र यादव ने। तो अब ये बात जो है, ये बात समझ में आ गई है लोकदल को भी कि समाजवादी पार्टी के साथ रहने से उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में जो वोट मिलता है आरएलडी को, वो उसका अपना वोट ही है, वो जाट है और मुस्लिम है, यादव वोट वहां है नहीं। बीजेपी से के साथ आने से आरएलडी को अन्य वोट मिलने का भी संभावना बेहतर हो जाती है। तो और आरएलडी का आप अगर देखें तो 2022 में मार्च में चुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी से उनकी खटपट बढ़ने लगी थी, और जो 2023 में जो नगर निकाय चुनाव हुआ अप्रैल मई में, उसको लेकर के भी खटपट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और समाजवादी पार्टी ने वेस्टर्न यूपी में किसी नगर निकाय में आरएलडी का समर्थन नहीं किया था। तो आरएलडी बस, और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो एक ही पॉजिटिव एक्सचेंज हुआ है वो है कि समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को राज्यसभा पहुंचने में अपना पूरा समर्थन दिया, वरना 9 विधायकों के बल पर वो राज्यसभा में निर्वाचित नहीं हो सकते थे। तो और मुझे लगता है कि पिछले 30 साल में अगर देखें, अजीत सिंह ने हर दल से अलायंस किया है, अटल जी की सरकार में भी रहे और मनमोहन सिंह की सरकार में भी रहे। अब आरएलडी जो वर्तमान नेता जयंत चौधरी हैं, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का पुरस्कार की घोषणा की गई है, तो अब मुझे लगता है कि अब स्थितियां ऐसी हैं कि ये इनका दीर्घकालीन समझौता है, लॉन्ग टर्म समझौता है, और ये अब जो है हर चुनाव में बदलेगा नहीं। तो और ये चुनाव और ये समझौता खाली यूपी में नहीं, इसका लाभ जो है थोड़ा वहां हरियाणा में भी मिलेगा। और आपको मालूम है कि राजस्थान के बड़े जाट नेता धनखड़ साहब इस समय उपराष्ट्रपति हैं। तो बीजेपी जिस तरीके से धैर्य के साथ और दीर्घकालिक योजनाओं के साथ अपना सामाजिक समीकरण बनाती है, जैसा मैंने पहले कहा कि बीजेपी स्ट्रैटेजी के साथ काम करती है, बाकी दल युक्ति के साथ काम करते हैं, टैक्टिक्स के साथ काम करते हैं, जो इलेक्शन स्पेसिफिक होती है कि अब भाई अब 19 का देख लो, अब 24 का अब 22 का देख लो, अब 24 का देख लो।
तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति 2013 में थी कि नॉन यादव बैकवर्ड पे फोकस करना है और नॉन जाटो दलित पे फोकस करना है, वो आज भी बदस्तूर जारी है। तो बीजेपी की नीतियों में एक स्थिरता है, एक स्टेबिलिटी है। केवल एक चुनाव में या एक चुनाव में तात्कालिक लाभ मिल जाए ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, वो ऐसा करते नहीं, ऐसा करते हैं, लेकिन वो छोटे मोटे चुनाव हो, उपचुनाव हो, छोटे राज्य के चुनाव ऐसा करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म राजनीति के लिहाज से जो बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है, और मुझे लगता है जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर ऐसे नेता को काबू में रखना और उसको एक स्टेबल अलायंस का एक अनुशासित मेंबर बना के रखना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये जाति आधारित जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, इनका जो इनका मूल चरित्र है वो ये है कि लगातार ये सौदेबाजी करती हैं। इनको क्या मिला, क्या नहीं मिला, सीट मिल गई पार्लियामेंट की, असेंबली की या विधान परिषद की, मंत्री बन गए, और मंत्री बन गए तो कैसा विभाग मिला, बढ़िया विभाग है, ल्यूक्रेटिव विभाग है। तो इनकी मांगे, इनकी आकांक्षाएं, इनके एस्पिरेशन कभी रुकते नहीं हैं। और ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या जो है कविताएं गढ़ी हैं कि हम होली नहीं मनाएंगे, दिवाली नहीं मनाएंगे, तो ये केवल एक दबाव डालने की रणनीति है, और ये उन्होंने पहली बार नहीं किया है। आप अगर 2019 का लोकसभा चुनाव देखें, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग किया था, और उसके बाद उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया था। यही काम उन्होंने अखिलेश यादव के साथ किया था 2022 में। आपको याद हो, जब आजमगढ़ में लोकसभा सीट का उपचुनाव हुआ था, तब उन्होंने अखिलेश यादव को भी नहीं छोड़ा था। तो ये जाति आधारित जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाली जो दल हैं, इनके अस्तित्व का आधार ही है लगातार सौदेबाजी करते रहना। और ऐसा खाली उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, ये बिहार में भी होता है, ये तमिलनाडु में भी होता है, और ये महाराष्ट्र में भी होता है, अब तो राजस्थान में भी शुरू हो गया है, छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गया है। तो ये जो इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, ये केवल उसी सौदेबाजी का हिस्सा है, और जिसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, गाजीपुर में खास करके। जी अविनाश, क्या लगता है लिस्ट जो आ रही है उसमें सबसे बड़े चौंकाने वाले क्या नाम हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे नामों की चर्चा चल रही है कि साहब ये लोग जा सकते हैं, उम्र का आधार होगा या सब चीजें। तो आपको क्या लग रहा है कि जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि सबसे चौंकाने वाली चीजें क्या हो सकती हैं, जो आप अपने सोर्सेज से बात कर रहे हैं? धीरेन्द्र जी, देखिए, जो पहली लिस्ट बीजेपी जारी करने वाली है अपने प्रत्याशियों की, मेरी जानकारी के मुताबिक उसमें अधिकतर वो सीटें होंगी जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 19 में चुनाव हार गई थी। हालांकि पुख्ता तौर पर इसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पहले जो जानकारी हम लोगों के पास आई थी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारी हुई सीटों पर सबसे पहले अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। लेकिन देखिए, इसमें दुविधा इस बात का है कि अभी कौन चेहरे होंगे, क्या वो पार्टी के अंदर के होंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी से एक्सपोर्ट किए गए होंगे, दूसरी पार्टियों के सांसद होंगे। तो ये नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है, जैसे अगर हम आजमगढ़ की बात कर लें, मैनपुरी की बात कर लें, या फिर बीजेपी के हिसाब से जो सीटें काफी कमजोर हैं, तो उन सीटों पर जो चेहरे होंगे, जो नाम होंगे, वो चौंका सकते हैं। हो सकता है कि किसी दूसरी पार्टी के मौजूदा सांसद को या फिर पूर्व सांसद को या फिर मौजूदा विधायक को बीजेपी वहां से चुनाव लड़ा सकती है। जैसे अगर हम मनोज पांडे की बात कर लेते हैं, चूंकि मनोज पांडे ने जब इस्तीफा दिया मुख्य सचेतक पद से, और साथ में जब उन्होंने क्रॉस वोटिंग की भाजपा के पक्ष में, तो तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि रायबरेली से, जहां से वो विधायक हैं, रायबरेली की ऊंचाहार सीट से, हो सकता है कि रायबरेली से वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, चुनाव चिन्ह पर वहां से चुनाव लड़ें। लेकिन चूंकि ये चीजें अभी साफ नहीं है, ऐसे ही, हालांकि देखिए, आजमगढ़ सीट पर दिनेश लाल यादव का उतरना तय माना जा रहा है, लेकिन मैनपुरी एक ऐसी सीट है, मैनपुरी सीट हो गई, कन्नौज हो गया, तो इन सीटों पर जो नाम होंगे वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। हो सकता है कि मौजूदा जो योगी कैबिनेट है, इसी कैबिनेट के कुछ जो कद्दावर नेता हैं, उन नेताओं को इन सीटों की जिम्मेदारी दी जा सकती है, उतारा जा सकता है। जैसे अगर हम जयवीर सिंह की बात करें, जो मौजूदा पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं, उनका भी चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इसके अलावा
जो पूर्व IPS हैं, जो सरकार में भी मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं, उनका भी चुनाव लड़ना माना जा रहा है कि तय है। तो ये वो नाम है जिनके नामों की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा जो प्रमुख है, चूंकि जो पहली लिस्ट आने वाली है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी हो सकता है कि शामिल हो। हालांकि ऑब्वियस सी बात है कि उनको बीजेपी बनारस से ही चुनाव लड़ाएगी, चूंकि 2 बार के वहां से सांसद रहे। तो कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं। अब देखिए, हालांकि सबकी नजर धीरेन्द्र जी इस बात पर टिकी है कि सहयोगियों को कौन कौन सी सीट मिलने वाली है। खासतौर पर पूर्वांचल की बात करें तो उसमें ओपी राजभर लखनऊ का क्या सबसे होगा? ज्यादा चर्चा हो रही है कि ओपी राजभर जिन दो लखनऊ का क्या है? लखनऊ की बड़ी चर्चा है। जी बिल्कुल, देखिए धीरेन्द्र जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि मौजूदा समय में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं और माना जा रहा है कि उनको यहाँ से बीजेपी रिपीट ही करेगी, क्योंकि अभी कोई वैसा विकल्प लखनऊ के लिए फिलहाल में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ नामों की चर्चा समय समय पर यहाँ के सियासी गलियारों में होती है, लेकिन पुख्ता तौर पर, चूंकि अभी तक जो मेरी जानकारी है कि राजनाथ सिंह ही यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं लखनऊ से। देखिए जी 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 जी, आप बात पूरा कीजिए, मैं फिर उसके बाद जाऊंगा उनके। आप बात पूरा कीजिए, शायद आपकी बात मैं जी मैं वही बोल रहा था कि चूंकि देखिए लखनऊ अनुपम जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या नामों की ये जो इतनी ज्यादा जातीय समीकरण बिठाने की जरूरत है? बीजेपी कह रही है काम पे हैं हम काम कर रहे हैं, हमारे पास प्रधानमंत्री है, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर वाला मुख्यमंत्री है, और ऐसे में उनके सामने जब अखिलेश अपने आप को कह रहे हैं कि मैं मुख्य कैंडिडेट हूं, हालांकि बसपा को मैं कभी भी कम नहीं आंकता हूं क्योंकि उसके पास एक सॉलिड बेस है और चौंकाने वाली ताकत भी है, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी को कुछ नाम उनके नामों से बहुत फर्क पड़ेगा और अखिलेश को ताकत मिल सकती है? अगर बीजेपी के कुछ नामों के सहारे अखिलेश ये मान सकते हैं कि मैं इस जातीय गणित को तोड़ सकता हूं, आपको लगता है ऐसा? मैं अभी बात हो रही थी धीरेन्द्र जी, मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि अभी तक जो इन्होंने एक जातीय व्यू बनाया है, हकीकत है कि अखिलेश यादव को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। आपने देखा राज्यसभा में जब वो अपनी कैंडिडेट का डिक्लेयर करते हैं तो वो उल्टे आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, उनकी अपनी पार्टी के लोग उन पे आरोप लगाने लगते हैं कि साहब आपने जो पीडीए का वादा किया था वो पूरा नहीं कर रहे। जब आप अपना दावा, अपना वादा, अपना नारा पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप बीजेपी का व्यू क्या ही तोड़ेंगे। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और अभी जो बात हो रही थी कि साहब ये कितनी सीट्स का कैसे क्या होगा, मेरी अपनी जानकारी है प्रोड्यूसर साहब की इसमें 16 सीटें तो वो होंगी जो भाजपा ने हारी हैं। 15 सीटें 10 बसपा की, 5 सपा की, 1 रायबरेली सोनिया गांधी की। इसके बाद जो कम मार्जिन वाली सीट्स है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। इस बार आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ के साथ वहां दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी बैठे थे और मीटिंग सुबह 3:30-4 बजे तक चली। तो एक जो कम मार्जिन वाली सीटें हैं उनका भी डिक्लेरेशन माना जा रहा है बहुत जल्दी होगा। प्रॉब्लम वहां आ रही है जहां पे बाहर से लोग आए हैं। आपको मैं एग्जाम्पल के लिए उदाहरण दे, जैसे यहाँ मैं प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज में 2 बार के सांसद, 11 बार के विधायक कुंवर रेवती रमन सिंह समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। अब लेकिन दिक्कत है कि आपका जो अपना कैडर है जो यहाँ पे सालों पे, कभी कभी दशकों से वहां पे वेट कर रहा है, वो बाहरियों की इस तरह की आमद को बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है कि बाहर से आदमी आए, टिकट ले, चुनाव लड़ जाए। अब अम्बेडकर नगर में आपने देखा रितेश पांडे का टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। रायबरेली से मनोज पांडे की बात हो रही थी। मनोज पांडे ने अभी कल बयान दिया है कि वो अभी भी समाजवादी पार्टी में है। तो जाहिर सी बात है कि इसलिए मनोज पांडे का नाम नहीं हो सकता। आप समाजवादी पार्टी के एमएलए का नाम कैसे दे सकते? कम से कम आपको रिजाइन तो करना चाहिए। उन्होंने रिजाइन, जौनपुर में आपने देखा कि धनंजय सिंह का मामला फंसा हुआ है। अब धनंजय सिंह आपने जेडीयू से समझौता कर लिया है बिहार में, और वो जेडीयू के महासचिव है धनंजय सिंह, और वहां से लगातार नीतीश कुमार उनके लिए दबाव बना रहे हो। पिछली बार भी लड़े थे, हालांकि हर बार भाजपा ने उनके खिलाफ कैंडिडेट दिया है। फिर वो अभी आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले वो आईएएस है अभिषेक सिंह जौनपुर से, उनका इस्तीफा भारत सरकार ने मंजूर कर लिया। तो माना जा रहा है कि अच्छा वो बहुत देर से केवट रथ चला रहे हैं, वहां से बस भर के लोग अयोध्या में भेज रहे हैं मुफ्त में, तो वो ऑलरेडी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत ढेर सारी सीटें ऐसे हैं जहां पे न्यू कमर्स आ गए हैं,
जहां पे आपका पुराना जो कैडर है वो परेशान है कि साहब हमको इग्नोर किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती, वो जातिगत चुनौती नहीं है। जातिगत व्यू तो उन्होंने बहुत अच्छे बना ली थी जी। उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि जो आपने अनाप शनाप बड़ी मात्रा में बाहर से लोगों को ले लिया, तो आप उनको अकोमोडेट कैसे करेंगे। अनुपम जी, इस पर मैं चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत लोगों ने, आपने देखा होगा नहीं जो देखिए अखिलेश पुणे को, साहब, मैंने इस पे ट्वीट भी किया, मैंने इस पे बयान भी दिया है कि भाई वो एक नया नैरेटिव चला जा रहा है कि जो सवर्ण विधायक हैं उन्होंने सोशल जस्टिस की पावर, सामाजिक न्याय की ताकतों को धोखा दिया है। लेकिन अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में, देखें पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, महाराजी प्रजापति, ये तीनों आपको ओबीसी नजर आते हैं। शहजुल इस्लाम, आप सोचे शहजुल इस्लाम आपको जिन्होंने पीपी लिख दिया था अपने मत पत्र पे, वो आपको अल्पसंख्यक नजर आते हैं। बिहार में आज आपने देखा है कि एक बिंद करके विधायक टूट गए, भरत बिंद। और इसके अलावा जो बिहार में 7 लोग टूटे हैं, उसमें 2 ओबीसी हैं और 2 दलित हैं, तो 4 उसमें आपके इस समाज से आ रहे हैं। तो ये एकदम बेकार की बात है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। वैसे भी पीडीए क्या है, आप पल्लवी पटेल का बयान सुनते हैं जिसमें वो पल्लवी पटेल कहती कि साहब पिछड़ों में वो अपनी माता जी को जोड़ती कि उनको भेजना चाहिए था साहब राज्यसभा। उनको पीडीए के लिए उनको अपना परिवार ही पी से नजर आता है, और अखिलेश को पीडीए में ए से अखिलेश नजर आता है। तो ये सब नारों का कोई मतलब नहीं रह गया है पुलिस साहब। चलिए, तो इस पे तो क्या आज लिखा की जाए, क्या बातचीत कहा। हमारी रही। बस मैं एक लास्ट जो है छोटा सा जवाब अविनाश खत्म कर रहा हूँ, क्या इस बार होली वाकई मना रहे या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बात तो कर ली है। तो यही लग रहा है कि शायद इस बार होली मनाएं। हालांकि उनका तर्क अपना है कि होली नहीं मनाते हैं, लेकिन संभवतः कल के बाद जो तस्वीर है पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। और ये मान के चला जा रहा है कि रविवार को राजभवन में ओम प्रकाश राजभर शपथ लेने जा रहे हैं कैबिनेट मंत्री के तौर पर, और जरूर इस बार वो होली मनाने जा रहे हैं।